नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आप देख रहे हैं कोर्ट्स दिस वीक। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखा है। बता दें आपको कि जिसमें कहा गया है कि घर में सीसीटीवी लगाने के लिए सभी निवासियों की सहमति आवश्यक है। ये फैसला एक मामले में आया है जहां दो भाइयों के बीच विवाद था कि एक भाई ने घर के अंदरूनी हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाए थे बिना दूसरे भाई की सहमति के। सीसीटीवी कैमरे लगाने पर रोक। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि घर के अंदरूनी हिस्से में सीसीटीवी कैमरे लगाने से किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट की मोहर। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए सभी निवासियों की सहमति आवश्यक है। निजता का अधिकार। बता दें आपको कि जिस तरह से कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और सीसीटीवी कैमरे लगाने से इस अधिकार का उल्लंघन होता है। कैमरों की संख्या। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि घर के बाहरी हिस्से में 10 कैमरे लगाने से सुरक्षा के उद्देश्य पूरे हो सकते हैं बिना अंदरूनी हिस्से में कैमरे लगाए। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि घर के अंदरूनी हिस्से में लगे सीसीटीवी कैमरों का संचालन रोका जाए क्योंकि इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा था कि घर में सीसीटीवी जो है वो कैमरे लगाने के लिए सभी सहनिवासियों की सहमति आवश्यक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए बता दें आपको कि बिंदु आधारित प्रणाली को खारिज कर दिया है और उच्च न्यायालयों से नियम में संशोधन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुख्य पॉइंट है बिंदु आधारित प्रणाली खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए बिंदु आधारित प्रणाली को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों को उनके अनुभवों और अन्य मापदंडों के आधार पर बिंदु दिए जाते थे। नियमों में संशोधन। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम के लिए नियमों में संशोधन करने को कहा है ताकि अधिक पारदर्शी और न्याय संगत प्रक्रिया अपनाई जा सके। पारदर्शिता और न्याय संगत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया पारदर्शी और न्याय संगत होनी चाहिए जिससे योग्य वकीलों को उचित न्याय मान्यता मिल सके। आइए अब इस फैसले का महत्व समझते हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया में सुधार होगा और अधिक योग्य वकीलों को मान्यता मिल सकेगी। फैसले से उच्च न्यायालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी जिससे वकीलों और न्यायपालिका के बीच में विश्वास बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार है जिससे अधिक पारदर्शिता और न्याय संगतता आएगी। और अगली खबर का रुख करते हैं। न्यायमूर्ति गवई ने बता दें आपको कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और न्यायमूर्ति गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पूर्व प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़,
और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। और न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल लगभग 8 महीने का होगा और वे 7 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त होंगे। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने 6 महीने के कार्यकाल के लिए प्राथमिकताएं तय कर दी हैं। उन्होंने लंबित मामलों को कम करने और न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे में सुधार पर केंद्रित ध्यान करने का फैसला लिया है। बता दें, न्यायमूर्ति गवई की प्राथमिकताएं लंबित मामलों को कम करना। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबित मामलों को कम करने के लिए काम करेंगे। न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे में सुधार। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालयों में बुनियादी ढांचा अच्छा है और इसकी निचली अदालतों में भी अभी समस्या बनी हुई है। मामलों की सूची और वर्गीकरण। उन्होंने कहा कि वे मामलों की सूची और वर्गीकरण पर काम करेंगे ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। न्यायिक स्वतंत्रता और विविधता। उन्होंने न्यायिक स्वतंत्रता और विविधता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि न्यायाधीशों को अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा और वे नवंबर 2025 में सेवानिवृत्त होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में सीजीआई की भूमिका खत्म करने की केंद्र सरकार के कानून पर रोक लगाने वाली मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है। बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि कल इस मामले की सुनवाई कर ली जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगले सप्ताह भी इस मामले को सुना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 2 मार्च को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने की बात यहां पर कही गई है। बता दें आपको कि इस फैसले में कहा गया था कि इन पदों पर नियुक्ति चीफ जस्टिस, पीएम और विपक्ष के नेता वाली कमेटी द्वारा की जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके लिए कानून लाकर इस नियुक्ति में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म कर दिया। वहीं 17 फरवरी को सरकार ने कानून के मुताबिक ज्ञानेश कुमार को नया निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी आपत्ति की थी। 3 सदस्यीय कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और तीसरा सदस्य चुना जाना चाहिए। और बता दें आपको कि नए कानून के मुताबिक तीसरा सदस्य केंद्रीय मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता नहीं लाई जा सकती। ऐसे में अदालत इस पहलू पर समीक्षा करे कि जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा है कि बरनवाल बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का उल्लंघन है। अनु बरनवाल मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा है कि पैनल में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। वहीं नए कानून में सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को बतौर सदस्य रखा गया है। याचिका में ये भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी। इसमें प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। केंद्र सरकार ने 2023 में जो कानून लाया और जो बनाया, उसमें सिलेक्शन कमेटी में चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह पर प्रधानमंत्री की ओर से नामित केंद्रीय मंत्री को रखा गया है। इस तरह से सिलेक्शन प्रक्रिया खतरे में होगी और हेरफेर का आदेश है, क्योंकि सिलेक्शन प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगा। तमिलनाडु के एक गांव के निवासी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उनकी जमीन को वक्फ संपत्ति के रूप में गलत तरीके से दावा किए जाने का विरोध किया गया। इस याचिका में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 का समर्थन किया गया, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि वक्फ बोर्ड द्वारा उनकी जमीन को अवैध रूप से वक्फ संपत्ति के रूप में दावा किया गया है।
लेकिन नए अधिनियम में ऐसे दावों को चुनौती देने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान किया गया है। याचिकाकर्ता ने अधिनियम के उन प्रावधानों का समर्थन किया जो कि वक्फ संपत्तियों के विवादों का हल करने और साथ ही सार्वजनिक हित में संपत्तियों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। ये मामला वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही के फैसले के बाद एक दुर्लभ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया उसके बाद एक दुर्लभ कदम उठाते हुए अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से संदर्भ लिया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित की थी। राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न पूछे जिनमें विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा तय करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पर सवाल उठाया गया। राष्ट्रपति के 14 प्रश्न में से कुछ इस प्रकार हैं। विधेयक पर राज्यपाल के विकल्प। राज्यपाल के पास विधेयक पर क्या संवैधानिक विकल्प हैं जब ये उनके पास अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल की जिम्मेदारी। क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हुए हैं जब वह विधेयक पर निर्णय लेते हैं। न्यायिक समीक्षा। क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन है। समय सीमा। क्या सुप्रीम कोर्ट विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है जब संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। कानून की व्याख्या। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कानून की व्याख्या करने और विधेयकों पर फैसला लेने की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में एक ऐतिहासिक फैसले में कहा था कि राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधेयकों पर सहमति देने के लिए समय सीमा का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि अगर वे समय सीमा का पालन नहीं करते हैं तो ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी हाई कोर्टों से कहा है कि वे कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए नियम बनाएं। कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति का उद्देश्य न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार करना और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक कारगर बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति से न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक कारगर साबित होगी। कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति यानी कि इसकी भूमिका कि वे न्यायपालिका के कामकाज को सुव्यवस्थित करें और न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को निर्देश दिया है कि वे कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए नियम बनाएं और उनकी भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति के लिए नियम बनाते समय हाई कोर्टों को उनकी योग्यता, अनुभव और कौशल को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट मैनेजर्स की नियुक्ति न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और न्यायिक प्रक्रिया अधिक कारगर होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद है कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली में सुधार होगा और लोगों को न्याय मिलने में आसानी भी होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस्कॉन बेंगलुरु समेत
इस्कॉन मुंबई के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें दशकों से लंबित विवाद का समाधान हुआ है। न्यायालय ने कहा है कि कर्नाटक सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत बेंगलुरु में इस्कॉन मंदिर इस्कॉन सोसाइटी बेंगलुरु से संबंधित है। वहीं जस्टिस अभय ओक की अध्यक्षता वाली पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन बेंगलुरु की संपत्ति इस्कॉन सोसाइटी मुंबई की है, और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही माना, जिसमें कहा गया था कि इस्कॉन बेंगलुरु एक स्वतंत्र संस्था है और इस्कॉन मुंबई की शाखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मोहर लगाते हुए कहा कि इस्कॉन बेंगलुरु की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को मान्यता दी जानी चाहिए। इस फैसले से इस्कॉन बेंगलुरु को बड़ी राहत मिली और दशकों से लंबित विवाद का समाधान हुआ। इस फैसले से इस्कॉन बेंगलुरु को अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इस्कॉन बेंगलुरु की जीत हुई और अब इस संस्था को अपनी गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से चलाने में आसानी होगी। आज इस्कॉन बेंगलुरु की जो अपील आया था, हम आए थे हाई कोर्ट से, उसको लेकर फाइनल सुनवाई का जजमेंट हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि इस्कॉन बेंगलुरु की जो संस्था है वो इस्कॉन मुंबई का ब्रांच नहीं है, वो अपने आप में चला सकता है। जैसे हर इस्कॉन में प्रभुपाद ने बनाया था कि हर इस्कॉन संस्था एडमिनिस्ट्रेटिवली काम करेगा, एक ही संस्था है पर एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑटोनमस रहेगा, उसी को एक ही साथ चलेगा सब, ऐसे उन्होंने दिया था। उसी एक फंक्शन करने के लिए हमको एक ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से मिला है। हरे कृष्ण। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।